हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और जैसे आप देख रहे हैं कि आज फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ट्रिपल सी की मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज, जो कि हमारे 30 क्वेश्चन रहेंगे। और इस 30 क्वेश्चन में आपको कम से कम आपको 100+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिससे आप सीख सकते हैं कि बेसिक टू एडवांस लेवल तक के जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं ट्रिपल सी में, उन सभी को मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी और आप बेहतरीन तरीके से अपना स्कोर करने में, या कहें कि आपके स्कोर को मजबूत करने में ये हेल्पफुल आपकी साबित होगी। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा, कंप्लीट सीरीज देखिएगा, तभी आपको क्वेश्चन समझ आएंगे और एक एक पॉइंट्स भी आपको समझ आने वाला है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी आज हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि नोटिफिकेशन उनके पास समय से पहुँच पाए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलो फिर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि हाउ मैनी लेवल्स ऑफ हेडिंग्स डज लिब्रो ऑफिस राइटर सपोर्ट। जो लिब्रो ऑफिस राइटर होता है, यानी कि जैसे आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, उसी तरीके से लिब्रो ऑफिस होता है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपका MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस होते हैं। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट यानी कि जो लिब्रो ऑफिस होता है, लिब्रो ऑफिस में आपका राइटर होता है, ठीक है, कॉल्क होता है, एंड इम्प्रेसेस होता है, और यहाँ पे इसके साथ साथ आपका एक्सेस भी होता है। ठीक है, तो चलिए फिर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि पूछा है इसने कि राइटर को सपोर्ट करने वाला, यानी कि अगर हम बात करें जो हेडिंग्स होते हैं वो कितने यहाँ पर लेवल लिए गए हैं हेडिंग्स के, तो वो क्या है, 5 है, 10 है, 8 है या फिर 12 है। तो अगर मैं बात करूँ उसका आंसर जो मैं आपको दूं, तो बी आंसर यहाँ पे सेट हो जाए, सही हो जाएगा। इनके आपका कम से कम यहाँ पे 10 लेवल्स आपके हेडिंग्स के देखने को मिलते हैं, जो कि हेल्प करता है ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंट्स, यानी कि हियरार्चिकली को आपको सपोर्ट करने के लिए, यानी कि एक सीरियल वाइज में आप अपने डेटा को कंप्लीट, सीरीज वाइज आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे 10 लेवल्स आपको हेडिंग्स के दिए होते हैं, जो कि डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको हेल्प करने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि रेम एंड रोम आर एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एग्जाम्पल है आपका रोम एंड रोम के बारे में, हालांकि इसका क्वेश्चन पहले आपको आंसर दे गया है, तो उसको आप इग्नोर करें, लेकिन फिर भी क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। तो ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि जो आपका रेम एंड रोम है जो एग्जाम्पल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल नहीं होते, क्योंकि ये क्या है, ये आपकी मेमोरी के पार्ट है। तो रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, एंड रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। तो ये क्या है, एक हार्डवेयर के पार्ट है, आपके सामने यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर के पार्ट होते हैं। ठीक है, चलिए उसके क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं यार, चलिए मैं वैसे ही डाल देती हूँ उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि द अमंग ऐप इज प्राइमरी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है यहाँ पे कि जो अमंग ऐप है वो प्राइमरली यूज किया जाता है किसके अकॉर्डिंग, यानी कि द गवर्नमेंट जो यूज करता है, क्या वो फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नमेंट्स के अकॉर्डिंग होता है, या ऑनलाइन वीडियो गेमिंग के अकॉर्डिंग होता है, या फिर अगर हम बात करें डेवलपिंग फास्ट एनिमेशंस के लिए होता है, या फिर ऑफलाइन स्टोरेज ओनली के लिए होता है। तो आप सभी जानते हैं अमंग का जो यूज किया जाता है वो, अगर हम बात करें जो उमंग होता है उसका यूज किया जाता है आपका, जिसकी फुल फॉर्म भी होती है यूनिफाइड, ठीक है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, गवर्नेंस ऐप इज यूज टू प्रोवाइड वर्सेस गवर्नमेंट सर्विसेज, जो कि थ्रू सिंगल प्लेटफॉर्म के रूप में आपको दिया जाता है, और ये प्रोवाइड करता है किसके अकॉर्डिंग, यानी कि फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नमेंट्स के अकॉर्डिंग ये आपको क्या करता है, यहाँ पे इसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझना है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, आंसर पता नहीं क्यों आ रहे हैं, चलो खैर नेक्स्ट में माउस से ना करके इसको क्लिक कर दूंगी, ठीक है, की से। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कि विच कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आप याद रखें जरूर, क्योंकि पूछा जा सकता है। इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए कौन सा यहाँ पर क्या किया जाता है, यानी कि रेस्पॉन्सिबल है जो कि मैथमेटिक कैलकुलेशंस के लिए, तो वो कंट्रोल यूनिट है, रजिस्टर्स है, या फिर ALU जो कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आपको देखने को भी मिल रहा है आंसर यहाँ पे।
तो बस तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे अगर हम बात करें, जो कि सी आंसर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि अर्थमेटिक होती है, और यहाँ पे जो कि L का लॉजिकल हो गया और U का यूनिट आपका यूनिट हो गया, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और अगर मैं बात करूं, अर्थमेटिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड होता है, और लॉजिकल आपका किसके अकॉर्डिंग होता है, जो कि लॉजिकल होता है आपका, जो कि आपके ग्रेटर देन या लेस देन या इक्वल टू वगैरह आप चीज़ों को दिखाता है, जो कि आपको लॉजिकल वे में आपको कंप्लीट करके दिखाता है। तो ये विद द CPU के माध्यम से ऑपरेशन होते हैं, यानी कि ऑपरेट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है यहाँ पर, एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है कि विच ऑफ द, ठीक है, विच ऑफ दीज एक्शन इज नॉट अलाउ व्हेन यूजिंग द ट्रैक चेंज फीचर्स इन लिब्रो ऑफिस राइटर। लिब्रो ऑफिस राइटर में आपको ये बताना है यहाँ पर कि कौन सा एक्शन जो कि अलाउ नहीं करता है लिब्रो ऑफिस राइटर के अकॉर्डिंग। क्या वो एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट होगा, डिलीट होगा, या फिर एक्सेप्ट ऑल होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि उसको क्या करेगा, यानी कि ट्रैक चेंज को यहाँ पे फीचर इन जो ट्रैक चेंज के लिए अलाउ नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि डिलीट। ट्रैक चेंज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डिलीट वाला ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं होता है। विल इज ट्रैक चेंज मोड, यू कैन नॉट सिंपली डिलीट, आप उसको सिंपली डिलीट नहीं कर सकते हैं। आ रिकॉर्डेड चेंज, इसको चेंज किया जा सकता है। यू मस्ट आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट इट, इसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। एंड इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रिजेक्ट और यहाँ पर एक्सेप्ट दोनों किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें सिंपली डिलीट उसको नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको समझना है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर कि अगर मैं बात करूँ कि इन विच ईयर वाज द QR कोड, ठीक है, जैसे कि क्विक रेस्पॉन्स कोड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, फर्स्ट क्रिएटेड, किस यानी कि कब इसको क्रिएट किया गया था। तो 1994 में या 2000 में, 1989 में या फिर 2010 में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारे पास ए आंसर, यानी कि 1994 में यहाँ पे किया गया था। और इसको किसने किया था, डेंसो वे ने कंपनी के द्वारा इसको क्या किया गया था, यानी कि डेवलप किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान से चलते हुए आपको करते हुए जाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देते हैं, एक सेकंड, हम इसको थोड़ा सा नीचे ही कर देते हैं। आई होप आप दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो चलिए फिर क्वेश्चन कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द टेक्नोलॉजी यूज इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अकॉर्डिंग आपको बताने, यहाँ पे डिस्क्राइब करना है कि कौन सी टेक्नोलॉजी यहाँ पर आ चुकी थी, ठीक है। विच ऑफ द टेक्नोलॉजी, तो यानी कि अगर हम बात करें ट्रांजिस्टर्स, या फिर इंटीग्रेटेड आपका सर्किट्स, या फिर आपका वैक्यूम ट्यूब्स, या फिर माइक्रो प्रोसेसर्स। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो आंसर हमारा अगर हम बात करें जो कि फर्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग जो कि हुआ था आपका, क्या यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब एज अ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के रूप में यहाँ पर यूज करना स्टार्ट हो गया था। एंड अगर ट्रांजिस्टर्स की बात करें तो ट्रांजिस्टर्स वर द हॉलमार्क ऑफ द सेकेंड जनरेशन। ये कब आया है, आपका सेकेंड जनरेशन के अकॉर्डिंग आया है। और अगर मैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स की बात करें, यानी कि IC की बात करें हम, जो कि थर्ड जनरेशन के अकॉर्डिंग आपको यूज होता हुआ दिखाई देता है। एंड माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर यानी कि जो कैरेक्टराइज मॉडर्न फोर्थ जनरेशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि फोर्थ जनरेशन में क्या किया गया था, डेवलप किया गया था माइक्रो प्रोसेसर के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी कि जो माइक्रो प्रोसेसर है वो कब किया गया था, वो फोर्थ जनरेशन में, और जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स है वो आपकी थर्ड जनरेशन, और जो ट्रांजिस्टर आपके कंप्यूटर थे वो किस में आए थे, यानी कि जो हॉलमार्क हुआ था वो आपका सेकेंड जनरेशन में। और फर्स्ट जनरेशन में हमारा क्या था, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी, यानी कि अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, यानी कि ईमेल के बारे में बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। व्हाट डज द अब्रिविएशन CC स्टैंड फॉर, जो CC की फुल फॉर्म है वो आपको बतानी है, जो कि यहाँ पर यूज की जाती है। तो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर कॉपी, कार्बन कॉपी, या फिर कॉमन कॉपी, या फिर कॉन्फिडेंटल आपका कॉपी के रूप में होगा।
ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं आंसर की बात करूँ जो अगर, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी आंसर हमारा सही हो जाएगा इनके कार्बन कॉपी के नाम से, ठीक है। तो CC स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी, इसकी फुल फॉर्म है विच इज़ यूज टू सेंड अ डुप्लीकेट ऑफ द ईमेल टू एडिशनल रिसिप्ट, ठीक है, यानी कि रिसिपेंट्स। अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये डुप्लीकेट ऑफ ईमेल के अकॉर्डिंग यहाँ पे किया जाता है, जिसकी कार्बन कॉपी के रूप में, कार्बन कॉपी का मतलब भी कॉपी करना ही होता है, तो डुप्लीकेट कॉपी के रूप में ये जाना जाता है, इनकी सेंड टू डुप्लीकेट ऑफ द ईमेल टू एडिशनल, ठीक है, रिसिपेंट्स, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एग्जाम्पल ऑफ एन ई गवर्नमेंट सर्विस पोर्टल, ठीक है, पोर्टल इन इंडिया फॉर रेलवे बुकिंग। आपको बताना है रेलवे बुकिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो कि कौन सा प्राइमरी एग्जाम्पल है जो कि ई गवर्नमेंट्स के रूप में यूज किया जाता है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन या फिर IRCTC या फिर नेटफ्लिक्स। तो क्या आपका आंसर हो जाएगा, तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, देखो अमेजोन क्या है आपका, आप जानते हैं यहाँ पे शॉपिंग ऐप के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलता है, जो फ्लिपकार्ट भी आपको इसी तरीके से देखने को, नेटफ्लिक्स आपका किस तरीके से है जहाँ पर आपका आप देखते हैं शो वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। तो लेकिन जो आपका सी आंसर है वो आपके सामने यहाँ पे हो जाएगा। अब इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इंडियन रेलवे, ठीक है, कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के रूप में यहाँ पे ये इसकी फुल फॉर्म आपको देखने को मिलती है। तो ये है क्या, गवर्नमेंट रन पोर्टल फॉर रेलवे ई टिकटिंग के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलता है। और अगर फ्लिपकार्ट के बारे में बात करें तो ये प्राइवेट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऑफ शॉपिंग के अकॉर्डिंग जो मैंने अभी बताया। अमेजोन भी इसी तरीके से आपका है जो कि ग्लोबल प्राइवेट रिटेल एंड टेक्नोलॉजी यानी कि टेक्नोलॉजी कंपनी के रूप में जानी जाती है। नेटफ्लिक्स क्या है, एक सब्सक्रिप्शन है जो मैंने अभी बताया, बेस्ट स्ट्रीम सर्विसेज आपको देखने को वहाँ पे मिल जाती है। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, इसके अकॉर्डिंग आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से जानते हुए समझते हुए जरूर चले। मैंने आपको बताया था पहले कि एक क्वेश्चन में आपको कम से कम 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट यहाँ पे एकदम आपको समझ आ रहा है कि आपके एक क्वेश्चन एक पूछा गया है लेकिन 4 क्वेश्चन आपके हल हो रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान से आप समझते हुए चले, और इनकी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो ये आपकी मर्जी है, आप पढ़े अच्छे से समझे और तभी आप वहाँ पे बेहतर स्कोर अपना कर पाएंगे। ऐसा ना हो कि आपने बस जो पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें पढ़ी, जैसे आप बस आपको ये टेंशन है कि बस चलो मैम फटाफट आप आंसर बता दो, ये छुट्टी। अगर सिर्फ आंसर के चक्कर में रहोगे तो आप नहीं सीख पाओगे, क्योंकि सारे ऑप्शंस भी आपको डिफाइन करने होते हैं, उनमें से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, पूछ लिया। अगर मान लीजिए यही ना पूछकर उन्होंने यही पूछ लिया कि फ्लिपकार्ट क्या है, तो आप क्या बता पाएंगे, या फिर आप नेटफ्लिक्स क्या है, तो उसके बारे में आप सब्जी को पता होना चाहिए। तो इस तरीके से इन चीज़ों को समझते हुए आप जरूर चलें, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ये सारे क्वेश्चन ऊपर जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ लोडिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द कंप्यूटर्स प्राइमरी मेमोरी इज नॉन एज। अगर हम बात करें जो कि द प्रोसेस ऑफ लोडिंग, जो लोड करता है प्रोसेस, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी इज नॉन। कौन सी प्राइमरी मेमोरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस चीज़ को आप कहेंगे, क्या हो जाएगा, इंस्टॉलिंग होगा या बूटिंग होगा, डाउनलोडिंग होगा या फॉर्मेटिंग होगा। तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, बूटिंग के रूप में आप जानते हैं उसको, जो कि आपको अगर हम बात करें जो कि प्राइमरी मेमोरी के रूप में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, इज नॉन एज, बूटिंग के रूप में आप इसको जानते हैं। अब अगर हम इनके बारे में समझें कि बूटिंग क्या होता है, ठीक है, तो इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, ये एक सीक्वेंस होता है ऑपरेशंस का जो कि लोड्स करता है द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम, ठीक है, व्हेन द कंप्यूटर स्टार्ट, जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहे होते हैं तो आपको क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये क्या होता है, रैम, यानी कि अगर हम बात करें कि ये क्या होता है, स्टार्ट आपको देखने को मिलता है जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, ठीक है। चलिए इंस्टॉलेशन क्या है, इंस्टॉलेशन इज द वन टाइम प्रोसेस ऑफ कॉपिंग सॉफ्टवेयर टू अ स्टोरेज डिवाइसेस के रूप में आपको देखने को मिलता है। जब आप इंस्टॉल करते हैं तो ये वन टाइम प्रोसेस होता है, इस
को आप क्या कर सकते हैं, ऑफ कॉपिंग सॉफ्टवेयर, जो कि सॉफ्टवेयर की कॉपी को आप क्या करते हैं यहाँ पे स्टोरेज डिवाइसेस में यहाँ पे देखने को मिलता है। जो कि इंस्टॉल करते हैं तो वो वन टाइम ही किया जाता है, ये वन टाइम प्रोसेस होता है इंस्टॉलेशन का, क्योंकि एक बार आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया तो उसके अकॉर्डिंग आप उसके बाद आप उस पर वर्क कर सकते हैं। डाउनलोडिंग क्या है कि इन द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग डेटा, ये डेटा को रिसीव करता है। जब आप कोई डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर करते हैं तो वो डाउनलोड होता है, या फिर उसको डाउनलोड मतलब आप जैसे भी आप कोई भी आपके पास अगर पीडीएफ वगैरह है तो जब आप उसको ओपन करते हो तो पहले डाउनलोड होता है, तो डाउनलोडिंग होता है। ये आपका प्रोसेस होता है रिसीविंग डेटा को रिसीव करते हैं आप, और या फिर रिमोट सिस्टम वेव आ नेटवर्क के रूप में आपको देखने को मिलता है। फॉर्मेटिंग क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ स्टोरेज मीडियम फॉर डेटा, ये डेटा को क्या करता है, स्टोरेज करता है, यानी कि फॉर्मेटिंग के रूप में कि किस फॉर्मेट में आपको चाहिए डेटा, ठीक है। तो विच यूजुअली, ठीक है, इरेज एग्जिस्टिंग डेटा के रूप में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड नंबर ऑफ डिजिट्स इन एन IFSC यानी कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड के रूप में आपको देखने को मिलता है। तो स्टैंडर्ड नंबर उसके कितने होते हैं, कितने डिजिट के रूप में एफ यानी कि ठीक है IFSC कोड आपको देखने को मिल जाता है। तो वो 10 में होता है, 11 या फिर 12 या फिर 15 नंबर के रूप में आपको देखने को मिलता है। तो कितने में मिलता है आपको, अगर हम बात करें वो 11 के रूप में आपको देखने को मिलता है, 11, ठीक है। यानी कि IFSC कोड जो कि होता है 11 कैरेक्टर्स अल्फाबेट्स में होता है, यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई बैंक ब्रांचेस इन इंडिया, जो कि बैंक ब्रांचेस के रूप में आपने देखना आप सभी का जो भी आपके खाता खुलवाया हो गया है या अकाउंट खुला हुआ है तो उसमें IFSC कोड आपको देखने को मिलता है। तो वो कैरेक्टर कितने होते हैं, वो 11 होते हैं। एंड आधार कार्ड नंबर आपके कितने होते हैं, आधार कार्ड में जो डिजिट होती है आपकी वो कितनी होती है, वो 12 होती है। और अगर पैन कार्ड की बात करें तो उसमें आपका 10 अल्फाबेट्स जो कि अल्फाबेट्स कैरेक्टर्स के रूप में आपको देखने को मिलते हैं, बट ठीक है नॉट IFSC, ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन इसमें 10 आपको जो 10 कार्ड्स होता है उसमें आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, यहां पर अगर हम बात करें कि द आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विस, ठीक है, AEPS, ये इसकी फुल शॉर्ट फॉर्म है, ये इसकी फुल फॉर्म है, आपको ध्यान से समझना है। कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो फुल फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा आप याद करके जाएं, क्योंकि फुल फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पे जो आपके CCC के एग्जाम होते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये चीज़ आपको समझते हुए चलना है। तो आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म है, जो कि रिक्वायर आ कस्टमर टू हैव एन आधार नंबर एंड बायोमेट्रिक, ठीक है, ऑथोराइजेशन लाइक अ फिंगरप्रिंट टू परफॉर्म ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन के रूप में आपको देना होता है, ठीक है। तो आधार नंबर आप यहाँ पे बायोमेट्रिक के रूप में आप लगाते हैं, जो कि ऑथोराइजेशन के रूप में जाना जाता है, या फिंगरप्रिंट आपको देखने को मिलता है, जैसे इस तरह से चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो ये क्या बात सही है या गलत है, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये बात क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, क्योंकि अगर हम बात करें AEPS इज अ बैंक, ठीक है, ये बैंक लेड मॉडल है आपका, दैट अलाउ करेगा ऑनलाइन, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटरपोरेबल, ठीक है, यानी कि इंटर ऑपरेबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के रूप में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, थ्रू आधार ऑथोराइजेशन इसमें जरूरी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट की फॉर सेव एज, सेव एज के लिए कौन सी, मतलब अगर हम बात करें शॉर्टकट की का यूज किया जाता है इन लिब्रो ऑफिस राइटर में। तो लिब्रो ऑफिस राइटर में Ctrl+S है, या F12 है, या फिर Ctrl+Shift+S है, या फिर Alt+S है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर हमारा C हो जाएगा, यानी कि C, यानी कि Ctrl+Shift+
एज के बारे में, ध्यान रखना सेव के बारे में नहीं पूछ रहे, सेव एज के बारे में पूछे। तो सेव एज के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का यूज करते हैं और वहाँ हमारा डेटा क्या हो जाता है दोबारा से, यानी कि अगर हमने कोई मैटर उसमें ऐड किया है, पहले से सेव फाइल में कुछ डेटा ऐड किया है, हमने जोड़ा है, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि मैं आप मेरे डेटा में क्या गड़बड़ है कि एक क्वेश्चन ऊपर की ओर जा रहा है, तो मैं जो जो एडिटिंग कर रही हूँ अब अगर मैं इसको बिना सेव करे ऐसे ही कट कर दूंगी तो ये जितनी भी एडिटिंग की थी अभी ये वेस्ट हो जाएगी, सब सेव नहीं होगी। तो अगर इसको सेव करना है तो मुझे इससे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का यूज करना पड़ेगा ताकि सेव एज हो जाए सारा डेटा जो जो मैंने एडिटिंग अभी इसमें अंदर की है। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जो कि शिफ्ट की इज एडेड टू द स्टैंडर्ड सेव शॉर्टकट की जो कि ड्रैगर सेव एज के रूप में आपको देखने को मिलता है। F12 के रूप में अगर हम बात करें ये भी सेव एज के लिए यूज होता है, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में होता है। ठीक है, इज नॉट यानी कि डिफॉल्ट फॉर लिब्रे ऑफिस राइटर, ये डिफॉल्ट नहीं, ये आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में नहीं होता है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में आप यूज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एस हमें पता है शॉर्टकट की होते हैं सेव करने की, तो डेटा को सेव करना है कंट्रोल प्लस एस का यूज होता है। एंड F12 किसके लिए होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सेव एज के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो किस में कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में F12 का यूज कर सकते हैं सेव एज के लिए। एंड जो लिब्रे ऑफिस राइटर है आपका उसमें हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का यूज करते हैं सेव एज के लिए। ठीक है जी, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर अ ट्रांजेक्शन वेव RTGS यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के रूप में आपको यहाँ पर मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड होता है तो वो कितनी हो सकती है। ठीक है, नो मिनिमम लिमिट या फिर यानी कि 1 लाख हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा या 5 लाख हो जाएगा। तो कितना यहाँ पे आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 2 लाख के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात करें, जो कि ये क्या है यानी कि RTGS इज डिजाइन फॉर लार्ज वैल्यू ट्रांसफर, यानी कि लार्ज अमाउंट ट्रांसफर है, ये आपका जो ट्रांसफर आप करते हैं एंड एज अ मिनिमम फ्लोर लिमिट ऑफ 2 लाख के रूप में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर सुपरस्क्रिप्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में जब हम कोई वर्क करते हैं, कुछ मैटर लिखते हैं, तो उस मैटर में क्या होता है कि कई बार जैसे कि मुझे लिखना है H2 है ना, जैसे कि हम बात करें H2 का यूज करना, तो आपने देखा होगा कि H आप नीचे की साइड लिख रहे हैं और 2 हो जाएगा जो ऊपर की साइड हो जाएगा। और कई बार ऐसे भी होता है कि H आप नीचे की साइड लिख रहे हैं, सॉरी ऊपर की साइड H कर रहे हैं आप और नीचे की साइड आप 2 कर रहे हैं, तो ये क्या होगा आपका सुपर स्क्रिप्ट होगा, सब स्क्रिप्ट होगा। सुपर स्क्रिप्ट क्या होगा कि अगर मैं H लिख दूं, H के बाद ऊपर लगा दूं 2, तो ये सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। और अगर H नीचे की साइड, मतलब मुझे क्या करना है, जो 2 है वो नीचे की साइड हो जाए और H ऊपर की साइड हो जाए, यानी कि उल्टा हो जाए उसी का, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सब स्क्रिप्ट क्या हो जाएगा, नीचे की साइड, और सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा ऊपर की साइड लगाना। तो यहाँ पर आपको पूछा है इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस या फिर कंट्रोल प्लस पी। तो डेफिनेटली इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। सुपर स्क्रिप्ट की बात करें, ध्यान रखना सुपर स्क्रिप्ट है तो पी का यूज हो रहा है, और सुपर यानी कि अगर सब स्क्रिप्ट है तो बी का यूज करेंगे हम। सब का मतलब है बी आ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि बी हो जाएगी शॉर्टकट की, और सुप आ रहा है यानी कि सुपर स्क्रिप्ट हो रहा है, ये शॉर्टकट की मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ समझने की। तो आप क्या हो जाएगा वहाँ पे वो पी हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम सारे ऑप्शंस देख सकते हैं, जैसे मैंने सबकी यहाँ पे शॉर्टकट कीज दी हुई है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी के अकॉर्डिंग मैंने अभी बताया कि यहाँ पे बात करें रेज द टेक्स्ट अबोव द लाइन के ऊपर की बात करें, अगर रखना है हमें तो क्रिएटिंग ए सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। और अगर हम बात करें दिस इज शॉर्टकट की 4, जो कि क्या हो जाएगा आपका टेक्स्ट ब्लू, यहाँ पे हो जाएगा ब्लू के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, यानी कि लोअर टेक्स्ट यानी कि नीचे की साइड लिखा हुआ जाएगा तो सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। और सुपर स्क्रिप्ट कब होगा, जब आप ऊपर की साइड वो वर्ड लिखते हैं। ठीक है, एंड कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस अभी हमने समझा था कि सेव एज के लिए यूज होता है। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था पीछे। अब नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर कि कंट्रोल प्लस पी की बात करें तो प्रिंट आउट के लिए आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, प्रिंट आउट हम समझते हैं डेटा को प्रिंट आउट जब हमें करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज
ठीक है। स्ट्रिक्टली एज इनपुट डिवाइस, आपको इनपुट डिवाइस के रूप में आपको बताना है कि कौन सा स्ट्रिक्टली आपको देखने को मिल रहा है। मॉनिटर है, प्रिंटर, स्कैनर या फिर स्पीकर। तो डेफिनेटली आंसर हो जाएगा सी। स्कैनर हमारा क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है, लेकिन ये सभी आपके आउटपुट डिवाइस के रूप में जाने जाते हैं जितने आपको देख रहे हैं। मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर ये सब क्या है, हमारे आउटपुट डिवाइस के रूप में जाने जाते हैं। स्कैनर टेक्स फिजिकल डेटा एंड कन्वर्ट करता है इनटू डिजिटल फॉर्म में। ये डिजिटल फॉर्म में आपको देखने को मिलता है, जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर या आपकी डिवाइस के अंदर ही आपको देखने को मिलता है। अब आपको जो भी जो कि आपकी इनपुट डिवाइसेस के अदर नेम आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और अच्छी लग रही है वीडियो, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं कि इनपुट डिवाइसेस, अदर डिवाइसेस जो होती हैं उनके नाम आप मुझे लिख के जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि व्हाट इज द नेटिव फाइल एक्सटेंशन फॉर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन। इम्प्रेस प्रेजेंटेशन के बारे में बात कर रहे हैं हम कि इसकी जो आपकी क्या होगी, यानी कि एक्सटेंस, जिसे हम फॉर्मेट भी बोलते हैं। इसका फॉर्मेट क्या होगा, जब सेव करते हैं, जहाँ फाइल आपकी सेव होके जाती है, तो कौन सा वो एक्सटेंशन होगा आपका, तो क्या हो जाएगा .odt या .ods हो जाएगा, .odp हो जाएगा या .pptx हो जाएगा। तो क्या आंसर यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा, डेफिनेटली आंसर हो जाएगा सी, यानी कि .odp प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, इम्प्रेसेस से रिलेटेड है, तो ये इसकी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी सभी के बारे में भी जान लेते हैं। तो ODP तो हमारा ओपन, जिसकी फुल फॉर्म होती है ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, द डिफॉल्ट, यानी कि क्या हो जाएगा, ये इम्प्रेसेस के अकॉर्डिंग हो जाएगा, इसका आपका एक्सटेंशन देखने को मिलता है। ODT की बात करें तो ये राइटर के अकॉर्डिंग होता है, इनके लिब्रे ऑफिस राइटर, जो कि टेक्स्ट रूप में आपको देखने को मिलता है। एंड अगर मैं बात करूं ODS के अकॉर्डिंग तो कॉल्क, यानी कि स्प्रेड शीट्स में आपको देखने को मिलता है लिब्रे ऑफिस कॉल्क के रूप में, ये इसका एक्सटेंशन होता है। और PPTX की अगर हम बात करें, यानी कि PPTX के बारे में बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होता है। इस चीज़ को आप समझते हुए चलेंगे, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा क्वेश्चन, और सारे पॉइंट्स आपने लिख भी लिए होंगे या फिर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है जो कि ओपन सोर्स है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो विंडोज 11 है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स या फिर MS-DOS आपको देखने को मिलता है, जो कि ओपन सोर्स के बारे में बात कर रहा है। तो ओपन सोर्स हमारा कौन सा हो जाएगा, सी, यानी कि लिनक्स आपको देखने को मिल जाता है। लिनक्स क्या है यहाँ पे, तो लिनक्स इज द मोस्ट, यानी कि प्रोमिनेंट ओपन सोर्स जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, इस मीनिंग इट्स सोर्स कोड इज, ये एक सोर्स कोड होता है जो कि फ्रीली अवेलेबल फॉर एनीवन, मॉडिफाई आप इसको कर सकते हैं फ्रीली, यानी कि फ्री आपको क्या कर सकते हैं, अवेलेबल आपको देखने को मिलता है एनीवन, कहीं पे भी आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं इस कोड के रूप में। तो ये आपको देखने को मिलता है, जो कि लिनक्स आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर विंडोज़ की बात करें तो ये आपकी यानी कि प्रॉपर्टीज, यानी कि सॉफ्टवेयर हैं जो कि वोन बाय माइक्रोसॉफ्ट के अकॉर्डिंग, इसका ऑनर है, यानी कि ऑनर किया गया है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलता है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के रूप में आप जानते हैं। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, ये भी प्रोप्राइटरियर, यानी कि क्या करें हम इसको, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ऑफ, ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, ऑनर्ड बाय क्या है यहाँ पे, ये एप्पल के रूप में आपको देखने को, यानी कि एप्पल ने इसको क्या किया है, एप्पल इसका क्या है, ऑनर है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विंडोज का माइक्रोसॉफ्ट है। MS-DOS क्या है कि वाज अ प्रोमेटेड, यानी कि प्रोप्राइटरी कमांड लाइन, ये क्या है यहाँ पे, कमांड लाइन के रूप में आपको देखने को मिलता है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अकॉर्डिंग माइक्रोसॉफ्ट में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये लेकिन ये कमांड लाइन के अकॉर्डिंग होता है कि आपको उस पर कुछ कमांड यूज करनी होती है, देनी होती है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि व्हाट इज द टर्म फॉर अ, ठीक है, यानी कि फ्री, अगर हम बात करें फ्री adult attempt to obtain sensitive information like usernames and password by disguising as a trustworthy entity in an email। आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा यहाँ पर आपको
कि आपको देखने को मिलता है जो कि अटैम्प्ट करता है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के रूप में, लाइक यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह आप जिसमें देते हैं, तो वो ईमेल के अकॉर्डिंग कौन सा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, टर्म, कौन सा टर्म यहाँ पे देखने को मिलता है, तो वो क्या हैकिंग है या स्पैक, ठीक है, स्पैमिंग होगा या फिर फिशिंग होगा या फिर फॉर्मेटिंग होगा। तो क्या आपको आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाता है, क्या हो जाएगा, फिशिंग आपको देखने को मिलता है। अगर फिशिंग होता है क्या है, ये इन्वॉल्व करता है, ठीक है, इन्वॉल्व यानी कि लूरिंग, ठीक है, विक्टिम्स विद फेक ईमेल्स और वेबसाइट्स टू स्टेल प्राइवेट डेटा के रूप में आपको फेक एनिमल्स जो कि ईमेल्स होते हैं उसको वेबसाइट के रूप में स्टेल करता है प्राइवेट डेटा के रूप में। हैकिंग क्या है, ये एक यानी कि ब्रॉड, ठीक है, ब्रॉडर टर्म फॉर, ठीक है, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा, ये अनऑथराइज होता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस डेटा के रूप में आपको देखने को मिलता है। स्पैमिंग यानी कि स्पैमिंग क्या होता है, ये सेंडिंग यानी कि अनसोलिसिटेड बल्क मैसेजिंग नॉट नेसेसरीली टू स्टेल यानी कि क्रेडेंटलीज, ठीक है, ये नॉट नेसेसरीली होती है। और अगर हम फॉर्मेटिंग की बात करें तो ये रेफर करेगा टू प्रिपेयरिंग स्टोरेज डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइस फॉर यूज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सभी मैंने आपको डिफाइन कर दिया है, जो जो चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि इन द ऑब्जर्वेशन पे, यानी कि ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन की बात करें अगर हम पेन, तो विच इज एसोसिएटेड विद अ टेक्स्ट आइडेंटिफाइंग कार्ड, व्हाट डज द पी स्टैंड फॉर, पी का आपको फुल फॉर्म बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है यहाँ पे बताना है कि पी का मीनिंग क्या है यहाँ पे। तो पर्सनल है, प्राइवेट है या परमानेंट है या फिर पब्लिक है। तो इसका जो मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि परमानेंट। ठीक है, तो परमानेंट के बारे में बात करें तो फुल फॉर्म क्या है, परमानेंट अकाउंट नंबर। पेन का मतलब यही होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, विच रिमेन अनचार्ज्ड थ्रू आउट द होल्डर्स लाइफ। ठीक है, तो ये होल्डर्स की लाइफ मतलब क्या, इसको चेंज नहीं किया जाता है पूरी लाइफ। ठीक है, ये कंप्लीट आपको वही रहता है, वही आपको मिलता है, जो कि परमानेंट अकाउंट नंबर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीओएस। पीओएस की फुल फॉर्म बतानी है, जो कि मशीन कॉमनली फाउंड एट रिटेल, ठीक है, चेकआउट्स होता है। तो क्या इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, आपको ये बताना है। तो आंसर हमारे पास यहाँ पे बी है, बी आंसर रहेंगे पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसके बारे अगर हम बात करें तो स्टैंड फॉर पॉइंट ऑफ सेल द टाइम एंड प्लेस वेयर अ रिटेल ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड। ये क्या बताता है आपको, यानी कि टाइम एंड प्लेस आपको जहाँ पर आपने रिटेल किया है ट्रांजेक्शन, तो वो कम्प्लीटली आपको वहाँ पे बताता है। विल इट प्रोवाइड, जो कि प्रोवाइड करता है सर्विस, जो कि प्रोवाइड्स अ सर्विस द टेक्निकल टर्म स्पेशली रेफर टू द सेल के रूप में आपको रेफर करता है। एंड इट्स रेफर टू द स्पेसिफिक लोकेशन, और ये स्पेसिफिक लोकेशन भी आपको क्या करता है, शेयर करता है। पॉइंट वेयर द डील हैपन, जहाँ पर डील की गई है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलता है, जो कि किससे रिलेटेड हो गया, काइन के आपका ट्रेड से रिलेटेड हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि विच फंक्शन की इज यूज टू एंटर एडिट मोड फॉर द करेंटली सेलेक्टेड सेल इन लिब्रे ऑफिस कॉल्क। लिब्रे ऑफिस कॉल्क में आपको ये बताना है कि कौन सी वो की होगी जिसका यूज करके हम एडिट मोड कर सकते हैं। ठीक है, तो एडिट मोड में हम जा सकते हैं करेंटली सेलेक्टेड सेल, जो कि हम सेलेक्टेड सेल हमने जो लिया हुआ है उसको एडिट कर सकते हैं। F1, F5, F2, F3। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी F2 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, जो कि एडिट आपको मोड यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, प्रेसिंग यानी उसको प्रेस करेंगे F2 अलाउ यू टू एडिट द कंटेंट ऑफ अ सेल, यानी कि डायरेक्टली उस सेल को डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अलाउ कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। F1 से क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल की फॉर ओपनिंग हेल्प डॉक्यूमेंटेशन यानी कि हेल्प के लिए आप यूज करना है तो आपको F1 का यूज करते हैं। इन कॉल्क में आप यूज करते हैं F5 का, यूजली ओपन द नेविगेटर को ओपन करने के लिए आप यूज करते हैं किसका, F5 का। कॉल्क यानी कि लिब्रे ऑफिस कॉल्क यानी कि एक्सेल के बारे में बात होती है। एंड यहाँ पर बात करें F3, दिस इज यानी कि की इज ऑफन यूज फॉर ऑटो टेक्स्ट
इन राइटर में अगर हम बात करें तो ये ऑटो टेक्स्ट करने के लिए किया जाता है, नॉट फॉर सेल एडिटिंग, सेल के लिए नहीं किया जाता है कॉलम में, ठीक है। तो किसके लिए होता है, ऑटो टेक्स्ट के लिए होता है F3, एंड हमारा जो आंसर है वो सी है, यानी कि F2, जो कि अलाउ करेगा एडिट द कंटेंट ऑफ द सेल डायरेक्टली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि विच इज द शॉर्टकट की फॉर क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, जो कि क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग इन लिब्रे ऑफिस राइटर में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग कर देता है। जो भी आपने फॉर्मेटिंग लगाई होगी उस फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में, Ctrl+C, Ctrl+M, Ctrl+Shift+M या फिर Ctrl+X। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि Ctrl+M यहाँ हमें देखने को मिल जाता है। एंड कंप्लीट डिटेल्स भी जान लेते हैं। Ctrl+M रिमूव एनी मैनुअल फॉर्मेटिंग अप्लाइड टू द सेलेक्टेड टेक्स्ट, रिटर्न इट टू द डिफ़ॉल्ट स्टाइल। जो भी आपने डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स आपने लगाए होंगे, जो भी आपने कंप्लीट डेटा आपने लगाया होगा, यानी कि जो फॉर्मेटिंग आपने यूज की होगी, उसको क्या कर सकता है, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग को कर सकता है, यानी कि उसको क्लियर डिलीट कर सकता है, मतलब उसको रिमूव कर सकता है, रिटर्न वापस जैसा था टेक्स्ट आपका वैसा बना सकता है। Ctrl+C हमें पता है कॉपी करने के लिए यूज होता है, इसकी इतना बड़ा काम नहीं है, लेकिन अगर न्यू है कोई बच्चे हमारे पास जो नहीं, जिनको नहीं पता होगा, तो Ctrl+C का यूज होता है कॉपी करना। मैटर को कॉपी करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, मैटर को सिलेक्ट करना होगा, जो कि सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A होता है, उसको कॉपी करना है तो Ctrl+C का यूज आप करते हैं, एंड कट करना है तो Ctrl+X का यूज आप करते हैं, एंड अगर उसको पेस्ट करना है तो जैसे हमने पेस्ट, मान लिया मुझे कॉपी पेस्ट करना है तो मैंने Ctrl+A से सिलेक्ट किया एंड Ctrl+C से कॉपी एंड Ctrl+V से उसको पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई अब बात करते हैं यहाँ पे Ctrl+Shift+M। तो दिस इज नॉट द डिफॉल्ट कॉम्बिनेशन फॉर क्लियरिंग इनकी फॉर्मेटिंग इन द राइटर में इसका यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन नहीं है यहाँ पे। और Ctrl+X मैंने अभी बताया डेटा को कट करना, मैटर को कट करना, जो भी आप रखा है आपने जो उसको जस्ट मतलब कट करके आप रखना, मैं कट करना चाहते हैं मैटर को, तो Ctrl+A से सिलेक्ट करके फिर उसको कट करने के लिए Ctrl+X का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि लिब्रे ऑफिस राइटर इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो लिब्रे ऑफिस राइटर है क्या वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है या नहीं है? ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना, नहीं बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो क्या है, एक आपकी एप्लीकेशन है, यानी कि एक सॉफ्टवेयर है। तो अब यहाँ पे हम बात करें तो ये क्या है, एक एप्लीकेशन है। इट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बिकॉज इट इज़ डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक टास्क, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए इसका यूज किया जाता है फॉर द एंड यूजर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि व्हाट इज द मैक्सिमम फाइल साइज अलाउ फॉर एन इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट अपलोडेड बाय अ यूजर टू देयर डिजीलॉकर अकाउंट में। आपको बताना है यहाँ पे कि कितने साइज की फाइल आपकी हो सकती है मैक्सिमम, जिसको इंडिविजुअल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डेटा में उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 MB, 10 MB, 50 MB या फिर 100 MB, तो कितना हो जाएगा, बी यहाँ पे हमारा आंसर है। 10 MB में आपको देखने को मिलता है डेटा। अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन की बात करूँ तो व्हील द टोटल स्टोरेज इज एज, जो टोटल स्टोरेज होता है आपका, ठीक है, वो 1G, यानी कि ईच इंडिविजुअल फाइल अपलोडिंग मैनुअल बाय अ यूजर कैन नॉट एक्सीड 10 MB। 10 MB से ज़्यादा मतलब नहीं हो सकता है, इतनी बात हमें समझनी है, ठीक है। तो अब इसके बारे में बात करें कि 50 MB इज सिग्निफिकेंटली हायर देन की क्या है, करंट, यानी कि इज इंडिविजुअल फाइल अपलोडिंग लिमिट फॉर डिजिटल लॉकर। ये लिमिटेड होती है, यानी कि लिमिटेड से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सिग्निफिकेंट हायर देन होता है, ठीक है, हायर देन, इससे ज़्यादा आपका देखने को मिल जाता है यहाँ पे। और द लिमिट इज हायर देन 2 MB, ठीक है। लिमिट इज हायर देन, ये ज़्यादा से ज़्यादा इसकी क्या है यहाँ पे, हायर देन, इनकी 2 MB टू अलाउ फॉर हायर क्वालिटी स्कैन्स ऑफ सर्टिफिकेट्स, यानी कि हाई क्वालिटी सर्टिफिकेट्स के रूप में आपको 2 MB में देखने को मिल जाता है। और इंडिविजुअल फाइल के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछा गया है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा यही हो जाएगा 2 MB, सॉरी 10 MB के बारे में बात करें हम, तो हमारा आंसर 10 MB हो जाएगा। यानी कि ये आपका टोटल स्टोरेज की अगर हम बात करें, इच इंडिविजुअल फाइल अपलोडेड मैनुअल
मैनुअल के बारे में बात की गई है, तो बाय अ यूजर कैन नॉट एग्जिट, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते 10 MB से ज़्यादा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये 50 MB जो है अपने सिग्निफिकेंस हायर देन है, यानी कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका डेटा। इंडिविजुअल फाइल जो कि अपलोड लिमिट फॉर द डिजिलॉकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि द टर्म, आपको बताना है इसकी टर्म है, ठीक है। IoT जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के रूप में है, वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय विच विजुअलिटी, आपको बताना है फर्स्ट टाइम किसने कॉइन इसको किया था। तो टिम बर्नर्स ली, स्टीव जॉब्स, केविन एस्टन या फिर इवोन मस्क। तो कौन इसका आंसर हो जाएगा? तो सी इसका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। यानी कि किसके बारे में बात करें? केविन एस्टन के बारे में हम बात कर रहे हैं। एंड किसने क्या किया है वो सब कंप्लीट डिटेल भी देख लेते हैं। अगर केविन की बात करें तो हमने अभी बताया इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में, जो कि 1999 के अकॉर्डिंग ड्यूरिंग यानी कि उस टाइम पे इन्होंने क्या किया था, प्रेजेंटेशन एट प्रोक्टर एंड गैम्बल, ठीक है, गैम्बल के रूप में यहाँ पे इसको क्या किया था, यहाँ पे कॉइन किया था टर्म को, ठीक है। क्या था? इंटरनेट ऑफ थिंग्स के रूप में। स्टीव जॉब्स की बात करें तो को फाउंडर, ये को फाउंडर थे ऑफ एप्पल, ठीक है, बट डिड नॉट कॉइन दिस, इन्होंने इसको कॉइन नहीं किया था। ये क्या थे? फाउंडर थे एप्पल के, को फाउंडर, ये ध्यान रखना है आपको। टिम बर्नर्स ली के बारे में बात करें तो ये वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WW के क्या है, फाउंडर के रूप में जाने जाते हैं, इन्वेंटर, ठीक है, खोजकर्ता। और इवोन मस्क की बात करें तो मॉडल टीच लीडर, ये मॉडल टीच लीडर थे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, यानी कि इंक्लूड नहीं है ये कॉइन दिस 99 टर्म के अकॉर्डिंग, ये नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि ये कौन थे, ये कि मॉडर्न टीच लीडर थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, अभी 4 क्वेश्चन और बचे हैं, तो मैं इसको कंप्लीट फटाफट इनको भी कर देती हूँ। चलिए नेक्स्ट, मेरा गला सूख रहा है, पानी की प्यास लग रही है, लेकिन फिर भी मैं कंप्लीट आपको पहले पढ़ा दूँ, उसके बाद मैं पानी पीऊँगी आराम से। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इन बोथ लिब्रे ऑफिस राइटर एंड कॉल्क विच बार इज लोकेटेड एट द वे, ठीक है, द वेरी बॉटम ऑफ द एप्लीकेशन विंडो। एप्लीकेशन विंडो में सबसे नीचे की साइड आपको कौन सी यहाँ पर क्या दिखाई देता है, यहाँ पे कौन सा बार आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो वो टाइटल बार होगा, मेन्यू बार होगा, स्टेटस बार होगा, टास्क बार होगा। यानी कि आपको यहाँ पर बताना है कि सबसे नीचे कौन सा होता है। तो कौन सा होता है सबसे नीचे, हमने जानते हैं हम, सी आंसर हमारा हो जाएगा। स्टेटस बार सबसे नीचे होता है, उसके ऊपर आपका क्या होता है, टास्क बार होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सारी डिटेल्स मैंने इसमें इंक्लूड करी है। स्टेटस बार की बात करें तो बॉटम ये सबसे ऊपर होता है। सो इन्फॉर्मेशन लाइक पेज काउंट, जिसमें आप पेज काउंट कर सकते हैं, ठीक है, ये स्टेटस बार होता है। सॉरी, आपका बॉटम सबसे नीचे की बात करें, हम ऊपर की बात नहीं कर रहे हैं, बॉटम है ना। तो पेज काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे वर्ड काउंट कर सकते हैं, कितने वर्ड आपने लिखे, जूम लेवल बढ़ा घटा सकते हैं हम यहाँ पे। टाइटल बार क्या होता है, लोकेट टॉप, वेरी टॉप, सबसे ऊपर की साइड आपको देखने को मिलता है। जो सबसे ऊपर होता है आपका टाइटल बार, जिसमें आप टाइटल देते हैं, ठीक है। मेन्यू यानी कि विंडो के सबसे ऊपर। मेन्यू बार क्या होता है, लोकेट नियर द टॉप, ये भी आपके ऊपर ही होता है, जस्ट बिलो द टाइटल बार। टाइटल बार के क्या होता है, बिल्कुल उसके जस्ट नीचे होता है, जो कि आपको मेन्यू दिखाई देते हैं, जैसे आपको इंसर्ट, होम, है ना, आपको व्यू, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलते हैं। अभी मुझे दिमाग में आने रहे हैं कौन कौन से होते हैं। तो इंसर्ट होता है, होम होता है, व्यू होता है, रिव्यू होता है, ये सब चीज़ें आपको देखने को वहाँ पे मिल जाते हैं। टास्क बार की बात करें तो पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है। लाइक विंडो, जो कि विंडो में आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप इसको जो आपका टास्क बार होता है ना, उसको लेफ्ट राइट सेंटर कहीं पे भी आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। नॉट द स्पेसिफिक लिब्रे ऑफिस एप्लीकेशन विंडो के अकॉर्डिंग ये नहीं होता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान से समझनी है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि व्हाट इज द मैक्सिमम जूम। आपको मैक्सिमम जूम बताना है, परसेंटेज अलाउ इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेसेस में, जो कि सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। जूम हो जाएगा परसेंटेज में, जो कि अलाउ करते हैं कितना, ठीक है, कितना यहाँ पे परसेंटेज में अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। 600%, 500%, 100%, 1000% या 3000%। तो कितना हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा डी, 3000% हम इसका जूम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम जूम हम बढ़ा सकते हैं। एंड अगर हम बात करें लिब्रे ऑफिस इम्प्रेसेस के बारे में बात हो रही है भाई, द मैक्सिमम जूम लेवल आपका 3000% आप कर सकते हैं। लेकिन अगर हम
मिनिमम की बात करें तो कम से कम 5% भी आप उसको जूम देख सकते हैं। तो कोई कितना लेवल यहाँ पे बढ़ा के आपको दे दिया गया है, तो 5% तक आप उसको कम कर सकते हैं। और बढ़ाने की बात करें तो 3000% तक आप उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लिब्रो ऑफिस कॉल्क व्हाट इज द टोटल नंबर रो के आपको टोटल नंबर बताना है जो कि सिंगल स्प्रेडशीट में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो कितने यहाँ पर रो हो जाएंगे, संख्या हो जाएंगी रो की, वो आपको बताना है। कितनी हो जाएगी भाई, यानी कि 1,48,576 हो जाएंगे। ठीक है, या फिर अगर हम बात करें 65,536 या फिर 1,00,000 के समथिंग या फिर अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो 10 लाख है भाई, मेरे से गलती पड़ गया, तो 10,48,576, तो यही इसका आंसर भी हो जाएगा, ए आंसर इसका सही हो जाएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर सिंगल वर्कशीट इन लिब्रो ऑफिस कॉल्क में कंटेन कर रहे हैं, जो कि अगर हम बात करें रो की संख्या जो कि 10,48,576 हो जाएंगी। अगर इसमें कॉलम की संख्या की बात करें तो ये 16,384 हो जाएगी इनकी संख्या। देखो मैंने कॉलम की संख्या भी बता दी है और रो की संख्या भी बता दी है, तो दोनों को लर्न कर लेना या फिर नोट डाउन कर लेना इसको। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको समझनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है, नेक्स्ट 48 के बाद सीधा 50, एक क्वेश्चन छोड़ दिया हमने शायद, है ना, छोड़ दिया भैया हमने, अरे यार चलो कोई बात नहीं, आपका लास्ट क्वेश्चन यही है भाई। तो आपको बताना ये क्वेश्चन वैसे रिपीट हो रहा है लेकिन फिर भी देख लो। क्विक रिस्पॉन्स कोड के बारे में पूछा गया है। द फर्स्ट डिज़ाइन बाय द किसके द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया था 1994 में, तो ये बात ट्रू है, ये फॉल्स है, ट्रू है। और अगर हम बात करें इसको डेवलप किया गया था 1994 बाय जापानीज़ कंपनी, ये ध्यान रखना जापानीज़ कंपनी, वहाँ पे नहीं दिया हुआ था, तो जापानीज़ कंपनी में इस क्या किया गया था, उसको किया गया था डेंसो वेव ने इसको किया था। ठीक है, क्या किया था भाई, इसको डिज़ाइन किया था। तो ये आपके 50 क्वेश्चन हुए हैं और इनको अच्छे से आपको समझना है, अच्छे से करते हुए चलना है भाई। और जितनी भी वीडियो मेरे पास मेरी अवेलेबल है जो कि मैंने CCC से रिलेटेड बनाई हुई है, अगर किसी बच्चे का भी एग्ज़ाम होने वाला है तो उन सभी को आप ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे। और अगर आप सभी उन वीडियो को देख लेंगे तो आपका भला हो जाएगा, आप बेहतरीन स्कोर कर पाएंगे अपने CCC में। तो ज़रूर उनको देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में मैंने बनाई हुई है प्लेलिस्ट, आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं जैसे जैसे आप इनमें जाएंगे, या फिर वो सब चीज़ें आपको दी हुई है यहाँ पे। तो सारी वीडियोस बनी हुई हैं, सारी आप देखी हुई है। बाकी मैं लेके आती रहेंगी नई वीडियो, जो भी है, जो भी क्वेश्चन है नए मुझे लगेंगे जो कि अभी जो आ सकते हैं, उन क्वेश्चन को मैं बनाने की बिल्कुल पूरी कोशिश करती रहूँगी। और डेफिनेटली आप उनको भी ज़रूर देखें और इस वीडियो को एक बार से 2 बार ज़रूर देखें ताकि डेफिनेटली सारे क्वेश्चन आपको लर्न हो जाए, आपको बार बार लर्न करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्कोर के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।